नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरें ढेर सारी है आज देश और दुनिया में, जहां एक तरफ यूपी के बहराइच में टेंशन बरकरार है और प्रशासन कोशिश कर रही है कि किसी तरह कोई और अनहोनी घटना ना हो जाए। इसको लेकर के यूपी प्रशासन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन बरकरार है। इजराइल, ईरान और लेबनान और हमास और हिजबुल्लाह के बीच भी टेंशन बरकरार है। आए दिन कुछ ना कुछ खबर आ रही है लोगों के मरने की, अटैक की। तो इन सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आज विशेष तौर पर हम चर्चा करेंगे हरियाणा की। आज नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया और वो 11वें ऐसे व्यक्ति बने जो कि इस पद पर पहुंचे, मतलब मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। उनके साथ ही 13 और लोगों ने शपथ ली मंत्री पद की, जिसमें अनिल विज का भी नाम शामिल है, जो कि नाराज बताए जा रहे थे आला कमान से। इसलिए अमित शाह एज ऑब्जर्वर बनकर पंचकुला गए थे। तो आज पंचकुला के दशहरा मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसके मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो उनके मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह ने एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर किया। चंद्रबाबू नायडू, लल्लन सिंह, एकनाथ शिंदे, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, कुल 18 राज्यों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में। कल मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई है नायब सिंह सैनी ने। इसमें जातीय समीकरण का बहुत खास तौर पर ख्याल रखा गया है। जहां तक हम बात करें तो ओबीसी वर्ग से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जाट वर्ग से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जो ब्राह्मण है उससे 2 मंत्री बनाए गए ब्राह्मण वर्ग से, और उसके अलावा एससी वर्ग से भी 2 मंत्रियों को जगह दी गई है। जबकि बहुत हद तक जो और लोग हैं, पंजाबी, वैश्य और इनको भी, राजपूत को एक एक मंत्री का पद मिला है। तो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है इस मंत्रिमंडल में, ताकि आने वाले समय में और जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड में, उस पर इसका असर पड़े और बीजेपी की जो एक इमेज है लगातार चुनाव जीतने वाली मशीनरी की, वो कामयाब रहे। खासतौर पर महाराष्ट्र के चुनाव में, जो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, बीजेपी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो चुनाव जीतने के लिए बहुत मेहनत करती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 3 दल इस तरफ है, 3 दल उस तरफ है। लेकिन आज के मंत्रिमंडल, हरियाणा मंत्रिमंडल को देखकर ऐसा लगता है कि जो नाराजगी थोड़ी बहुत थी रॉ इंद्रजीत की और अनिल विज की, अमित शाह ने उसको फिलहाल सुलझा लिया और ये सरकार हरियाणा के विकास के लिए काम करेगी, क्योंकि तीसरी बार भाजपा की सरकार को वहां के लोगों ने बहुमत के साथ जिताया। हालांकि पिछली बार 40 सीटें ही थी और वो जेजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे थे। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मनोहर लाल खट्टर ने, और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में केंद्र सरकार में उन्हें लोकसभा चुनाव जिता के केंद्र सरकार में बड़े मंत्रालय दिए गए। तो ये तो थी बात हरियाणा की। देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से हरियाणा को हैंडल करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हालांकि यहाँ पर कोई उप मुख्यमंत्री नहीं दिया गया, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखा कि जहाँ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। तो अभी कल मंत्रिमंडल का जब बैठक होगा, मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी, तो उसमें मंत्रालयों का भी बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। तो ये तो थी राजनीति की खबर। लेकिन वहीं क्रिकेट से आज बहुत ही अच्छी खबर नहीं आई भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेंगलोर टेस्ट का पहला दिन न्यूजीलैंड के साथ जहां बारिश की वजह से धुल गया था, तो वहीं आज भारत ने दूसरे दिन टॉस हुआ। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और जो क्लाउड वाला मौसम था, जो मॉइस्चर था मैदान पर और पिच पर, और जो मौसम का रुख था, उसने कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को शानदार मदद पहुंचाई। और भारतीय टीम 92 साल के क्रिकेटिंग इतिहास में, 92 साल, क्योंकि भारत ने टेस्ट खेलना शुरू किया था 1932 में, तो 92 साल के टेस्ट इतिहास में भारत ने अपना सबसे न्यूनतम स्कोर बनाया है भारत की जमीन पर। हालांकि ये तीसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है, लेकिन भारत की जमीन पर 46 रन के स्कोर पर भारत के सारे बल्लेबाज आउट हो गए। सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत ने बनाए 20 रन। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 13 रनों की पारी खेली, जबकि विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन समेत 5 भारत के बल्लेबाज 0 के स्कोर पर आउट हो गए। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले दिन, जो और 3 दिन बचे हैं, भारत किस तरह से इस मैच में वापसी करता है। तो वही भारत के 46 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम
3 विकेट पर 180 रन बना चुकी है 50 ओवरों में। तो कल तीसरे दिन का खेल शुरू होगा। अभी बल्लेबाजी करने मैदान पर रचिंद्र रविंद्र हैं और डेरिल मिचेल हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से ही दोनों खेलते हैं। इसके अलावा डेविड कॉनवे ने 91 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि कप्तान ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेथम, और वो 15 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके अलावा भी जो दूसरे बल्लेबाज थे उन्होंने सिर्फ 33 रनों का योगदान दिया। तो इस तरह से भारत को इस मैच में फिलहाल पीछे माना जा रहा है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज बहुत ही काबिल हैं। वो वापसी करने पे, कोलकाता टेस्ट आपको याद होगा जहां भारत ने वापसी की, तो वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा ने शाम के इंटरव्यू में ये बताया भी कि उनको पिच पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई और उन्होंने इस गलती को एक्सेप्ट किया कि शायद अगर भारत पहले टॉस जीतकर बॉलिंग लेता तो ये निर्णायक फैसला होता भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो हुआ सो उसे भूलकर भारत को एक नई शुरुआत करनी होगी। तीसरे दिन के खेल में न्यूजीलैंड के भी 7 बल्लेबाज बचे हुए हैं और न्यूजीलैंड को ऑलरेडी 134 रनों की बढ़त मिल चुकी है इस मैच में। तो हम पर बनाए रखिए नजर, हमारा चैनल देखते रहिए। कुमार अभिषेक की खबर, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल बटन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसके बाद आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो कल मिलेंगे हम एक बार फिर नई खबर, नई तकदीरों के नई ताकीदों के साथ, नए खबरों के साथ। खेल की दुनिया की, पॉलिटिक्स की दुनिया की खबरें बरकरार रहेगी कुमार अभिषेक की खबर पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट।